अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम फाइनेंशियल रेशियोज़ की टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज़ होते क्या हैं और फिर हम उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात, आज के डिस्कशन में मैं आपको 24 पॉपुलर और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से अपने सारे स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अकाउंटिंग रिपोर्ट है जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को एक जगह समराइज करती है। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 तरह की स्टेटमेंट होती है, लेकिन उनमें से 3 स्टेटमेंट्स बहुत ही अहम हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट एंड नंबर 3 कैश फ्लोज स्टेटमेंट। लेकिन ज़्यादातर फाइनेंशियल रेशियोज हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिखाई देती है और ये एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की समरी प्रोवाइड करती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि बिजनेस ने कितना कमाया और कितना खर्च किया और आखिर में कितना फायदा या नुकसान हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस के पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज और कितनी इक्विटी है। ये एक तरह से कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होता क्या है। देखें, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि एक चीज़ के साइज को दूसरे के मुकाबले कंपेयर करना। इसी तरह फाइनेंशियल रेशियोज में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक लाइन आइटम को दूसरे लाइन आइटम से कंपेयर करते हैं। ज़्यादातर लाइन आइटम्स हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में ही मिल जाता है। और याद रहे, ज़्यादातर रेशियोज को परसेंटेजेस में शो किया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम रेशियोज को परसेंटेज में शो कर सकें। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में एक तो हम सेम कंपनी के रेशियोज को ओवर द टाइम कंपेयर करते हैं, जैसा कि इस साल के रेशियोज को लास्ट ईयर से कंपेयर करना, और दूसरा हम डिफरेंट कंपनीज के रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे एक कंपनी के रेशियोज को उसके कॉम्पिटिटर के रेशियो से कंपेयर करना। रेशियो एनालिसिस हमें कंपनी की परफॉर्मेंस जज करने में, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में और इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियोज को 5 ग्रुप्स या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एफिशिएंसी या वर्किंग कैपिटल रेशियोज, लेवरेज या गियरिंग रेशियोज और लास्ट इन्वेस्टर या प्राइस रेशियोज। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की पहली कैटेगरी से, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें यह बताते हैं कि एक बिजनेस कितना एफिशिएंटली और कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता है, और वो भी 4 चीजों से: रेवेन्यू से, एसेट से, इक्विटी से और कैपिटल एम्प्लॉयड से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मार्जिन रेशियोज और दूसरा है रिटर्न रेशियोज। मार्जिन रेशियोज हमें बताते हैं कि एक बिजनेस अपने रेवेन्यू को कितना एफिशिएंटली, यानी कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है: प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये दोनों नंबर्स हमें इनकम स्टेटमेंट में मिलते हैं। रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट के टॉप पे शो होता है, और ये एक बिजनेस की टोटल सेल्स है जो कि एक बिजनेस ने एक पीरियड ऑफ टाइम में जनरेट की, और इसी रेवेन्यू से बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट में 3 जगह पे प्रॉफिट नजर आ रहे हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ऊपर शो होता है, और ये कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया जाता है।
अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करें तो कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये रेशियो हमें ये बताता है कि हर एक रुपए या हर एक डॉलर की सेल पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके बिजनेस को कितना मुनाफा हुआ। बाकी के मार्जिन रेशियोज भी हमें इसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करें तो कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये बताता है कि ऑपरेशनल लेवल पे बिजनेस कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट के लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस के रेवेन्यू से हर तरह के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए, यहां तक कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस को भी, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारा थर्ड मार्जिन रेशियो है जो हमें एक बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। दोस्तों, अब आते हैं हम रिटर्न रेशियोज पे। रिटर्न रेशियोज का फॉर्मूला भी मोर और लेस सेम ही है, लेकिन इस बार न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट को रखा जाता है और डिनोमिनेटर में एसेट्स, इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ये तीनों चीजें हमें बैलेंस शीट में मिल जाती है। रिटर्न रेशियोज हमें ये बताते हैं कि बिजनेस ने अपनी गिवन रिसोर्सेज से, यानी कि अपने एसेट से, अपनी इक्विटी से और अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम एक बिजनेस की बैलेंस शीट से टोटल एसेट्स का नंबर लें, टोटल एसेट्स का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस के टोटल कितने असासे हैं। अगर टोटल एसेट्स को बिजनेस के नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम स्टेटमेंट के सबसे लास्ट नंबर से डिवाइड किया जाए तो कैलकुलेट होगा रिटर्न ऑन एसेट्स। मेरे दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिएगा, जब हम इनकम स्टेटमेंट की एक लाइन आइटम को बैलेंस शीट की किसी लाइन आइटम से कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करने के लिए किया, तो बेहतर है कि बैलेंस शीट के एवरेज नंबर्स को यूज किया जाए। देखें, बैलेंस शीट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, जबकि इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है। इसीलिए बेहतर है कि जब भी हम बैलेंस शीट का कोई आइटम यूज करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लें, ताकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो सके। ये बात आपने हर उस रेशियो के लिए जहन में रखनी है जहां पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा हो। दोस्तों, बैलेंस शीट की एक तरफ टोटल एसेट्स शो होता है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज और इक्विटी शो होती है। लायबिलिटीज का मतलब है कि एक बिजनेस की थर्ड पार्टी की तरफ टोटल कितनी उधारियां हैं, और इक्विटी का मतलब है कि कंपनी के एसेट्स में उनके ओनर्स का कितना हिस्सा है। अगर बिजनेस के नेट प्रॉफिट को बिजनेस की इक्विटी से डिवाइड किया जाए तो कैलकुलेट होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रेशियो बताता है कि बिजनेस अपने ओनर्स के पैसों को कितना अच्छे तरीके से खर्च करता है बॉटम लाइन प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। लेकिन यहां पर एक इशू आ सकता है। बहुत से बिजनेसेस लोन्स और बोरिंग्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, एसेट्स को खरीदने के लिए या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। इस तरह की सिचुएशन में इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम हो जाता है और इसी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा कैलकुलेट होता है, जो कि मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसीलिए एक और रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट की जगह न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखा जाता है और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड को रखा जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि बिजनेस के टोटल एसेट्स से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाए, और दूसरा तरीका है कि बिजनेस की इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल लिया जाए, यानी कि वो एक्चुअल लॉन्ग टर्म फंड्स जो कि बिजनेस में लगाए गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो बताता है कि बिजनेस ने अपने टोटल लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का, यानी कि अपनी इक्विटी और अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का कितना फायदा उठाया, उनसे कितना मुनाफा कमाया। दोस्तों, ये था हमारा सिक्स्थ रेशियो, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की कैटेगरी का लास्ट रेशियो था। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में।
लिक्विडिटी रेशियोज हमें ये बताते हैं कि एक बिजनेस अपने डिफरेंट तरह के एसेट्स को यूज करके किस हद तक अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी कि उधारियां टाइम पे चुका सकता है। लिक्विडिटी रेशियोज का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी न्यूमरेटर में वो एसेट्स होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए, सेटल करने के लिए यूज किया जा सकता है, और डिनोमिनेटर में होती है करंट लायबिलिटीज, यानी कि बिजनेस की वो उधारी जो कि 1 साल के अंदर अंदर पे करना होती है। ये दोनों चीजें हमें बैलेंस शीट से मिलती है। बैलेंस शीट की एक साइड पर हमें लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज मिलती हैं और दूसरी साइड पर एसेट्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ एसेट्स लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट्स एक बिजनेस के वो असासे हैं जो जल्दी और आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे लिक्विड एसेट खुद कैश ही होता है। अगर हम सिर्फ कैश को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करें तो हमें मिलता है कैश रेशियो। अगर किसी बिजनेस का कैश रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि बिजनेस के पास इतना सफिशिएंट कैश है कि वो अपनी सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आसानी कैश से ही सेटल कर सकता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ का साइन है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी हम सिर्फ कैश नहीं बल्कि सारे लिक्विड एसेट्स देखने पड़ते हैं, यानी कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिक्विड एसेट नहीं माना जाता। तो अगर हम इन सारे लिक्विड एसेट्स यानी कि कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और रिसीवेबल्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करें तो हमें मिलता है क्विक रेशियो, यानी बिजनेस किस हद तक अपने लिक्विड एसेट्स से, यानी कि वो एसेट्स जो कि जल्द और आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, किस हद तक इन एसेट्स से अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर सकता है। इसके बाद अगर हम एक और स्टेप आगे जाएं और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लिक्विड एसेट्स में शामिल कर दें, यानी बिजनेस के करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करें, तो हमें मिलता है करंट रेशियो। यानी करंट रेशियो हमें यह बताता है कि एक बिजनेस किस हद तक अपने सारे करंट एसेट्स से अपनी सारी करंट लायबिलिटीज को सेटल कर सकता है। दोस्तों, ये था हमारा 9th फाइनेंशियल रेशियो और लिक्विडिटी रेशियोज की कैटेगरी का लास्ट रेशियो। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की तीसरी कैटेगरी की तरफ, दैट इज एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज ये मेजर करते हैं कि एक बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली सेल करता है, अपने कस्टमर से पैसा कितना जल्दी और कितना टाइमली रिकवर करता है, और अपने सप्लायर्स को कितना रेगुलरली और कितना टाइमली पे करता है। एफिशिएंसी रेशियोज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक टर्नओवर रेशियोज और दूसरा कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहा जाता है। टर्नओवर रेशियोज हमें यह बताते हैं कि एक बिजनेस अपने डेली ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कितनी स्पीड से परफॉर्म करता है। इसमें हम इनकम स्टेटमेंट की एक लाइन आइटम को उससे रिलेटेड बैलेंस शीट के लाइन आइटम से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री से डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर इनकम स्टेटमेंट से लिया जाता है और इन्वेंट्री का नंबर बैलेंस शीट से लिया जाता है। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक बिजनेस एक पीरियड ऑफ टाइम में अपनी इन्वेंट्री कितनी बार सेल और रीपरचेज या रीस्टॉक करता है। हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि बिजनेस का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर है। इसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज भी कुछ इसी तरह का काम करता है, और इसके लिए हम रेवेन्यू को अकाउंट रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं। रेवेन्यू का नंबर इनकम स्टेटमेंट से लिया जाता है और अकाउंट्स रिसीवेबल का नंबर बैलेंस शीट से। ये रेशियो बताता है कि बिजनेस अपने कस्टमर से पैसा कितनी जल्दी कलेक्ट करता है। हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एक बिजनेस का अपने कस्टमर से कैश कलेक्शन फास्टर पेस से हो रहा है। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू को बिजनेस के टोटल एसेट से डिवाइड करें तो कैलकुलेट होगा एसेट टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो
मोर और लेस रिटर्न ऑन एसेट्स की तरह ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए हम नेट प्रॉफिट को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं और एसेट टर्नओवर रेशियो के लिए हम रेवेन्यू को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि एक बिजनेस कितना एफिशिएंटली अपने एसेट से रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद अगला टर्नओवर रेशियो है पेबल टर्नओवर रेशियो। इसे कैलकुलेट करने के लिए परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स को अकाउंट्स पेबल से डिवाइड किया जाता है। ये रेशियो हमें बताता है कि बिजनेस अपने सप्लायर्स को कितना फ्रीक्वेंटली और कितना टाइमली पे करता है। हायर पेबल रेशियो का मतलब है कि वेंडर्स को ज्यादा टाइमली पे किया जाता है। और दोस्तों, ये था हमारा लास्ट टर्नओवर रेशियो। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल या दूसरे लफ्जों में वर्किंग कैपिटल साइकिल की तरफ। कैश कन्वर्जन साइकिल बताता है कि एक बिजनेस कितने दिनों में अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करता है। इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। ये तीन चीजें बेसिकली टर्नओवर रेशियोज का उल्टा वर्जन है। जैसे इन्वेंट्री डेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का उल्टा वर्जन है। इसे कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड किया जाता है और 365 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 365 बेसिकली एक साल के नंबर ऑफ डेज है। यानी कि इन्वेंट्री डेज बताता है कि एक बिजनेस को अपनी इन्वेंट्री सेल करने में ऑन एन एवरेज कितने दिन लगता है, और इसे इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड भी कह सकते हैं। इसी तरह रिसीवेबल डेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का उल्टा वर्जन है। इसे कैलकुलेट करने के लिए रिसीवेबल बैलेंस को रेवेन्यू से डिवाइड किया जाता है और 365 से मल्टीप्लाई किया जाता है। रिसीवेबल डेज हमें यह बताते हैं कि एक बिजनेस को अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने में ऑन एन एवरेज कितने दिन लगते हैं, और इसे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं। इसी तरह पेबल डेज पेबल टर्नओवर रेशियो का उल्टा वर्जन है। इसे कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट पेबल के बैलेंस को परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड किया जाता है और 365 से मल्टीप्लाई किया जाता है। पेबल डेज हमें यह बताते हैं कि एक बिजनेस अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को ऑन एन एवरेज कितने दिन में पे करता है, और इसे पेबल पेमेंट पीरियड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 17th फाइनेंशियल रेशियो और कैश कन्वर्जन साइकिल के फॉर्मूला का आखिरी कंपोनेंट। कैश कन्वर्जन साइकिल हमें कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है। एक बिजनेस इन्वेंट्री परचेज करता है, सेल करता है, पैसा कलेक्ट करता है और अपने सप्लायर को पे करता है। इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितने दिन लगते हैं? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की फोर्थ कैटेगरी, लेवरेज रेशियोज के हवाले से। लेवरेज रेशियोज को गियरिंग रेशियोज भी कहा जाता है। लेवरेज का मतलब है लोन या उधारी लेकर रिस्क लेना, ताकि हम अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकें। तो जब एक बिजनेस फंड्स बोरो करता है अपने ऑपरेशंस के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो हम कहते हैं कि बिजनेस ने लेवरेज यूज किया। इस कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट रेशियोज को समझेंगे। एक है डेट टू इक्विटी रेशियो और दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर हम बिजनेस की नॉन करंट लायबिलिटीज को इक्विटी से डिवाइड करें तो कैलकुलेट होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। ये दोनों चीजें हमें बैलेंस शीट से मिलती हैं। अगर एक बिजनेस का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि हर 1 रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट 2 रुपए का डेट लिया गया है। कभी कभार डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज को इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज के टोटल से डिवाइड किया जाता है। देखें, एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या अपने बिजनेस में मजीद कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए 2 जगह से फंड्स या फाइनेंस मैनेज करता है। या तो वो डेट उठाता है, यानी कि बोरिंग्स करता है बैंक से, रिलेटेड पार्टीज से या फिर किसी और थर्ड पार्टीज से, या फिर वो अपने शेयर होल्डर्स के पैसे यानी कि इक्विटी के पैसों को यूज करता है। अब अगर एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे तो बिजनेस में डेट को यूज करके प्रॉफिट और रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। लेकिन डेट के केस में एक रिस्क भी है। डेट के साथ आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस,
जो कि एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है, यानी कि बिजनेस फायदा करे या नुकसान, कैश फ्लो जनरेट करे या ना करे, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही रेलेवेंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जिसका नाम है इंटरेस्ट कवर रेशियो। इंटरेस्ट कवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड करते हैं और ये दोनों नंबर्स हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलते हैं। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक बिजनेस अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितनी बार इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर कर सकता है। अगर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो अपने इंटरेस्ट को आसानी से कवर कर सकता है। इंटरेस्ट कवर का ज्यादा होना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से इंटरेस्ट कवर का कम होना बहुत ज्यादा रिस्की है, मतलब एक बिजनेस अपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स में स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों, यहां तक लेवरेज रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियोज की एक और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी अभी बाकी है, दैट इज प्राइस रेशियो, जिसे इन्वेस्टर रेशियोज भी कहा जाता है। इन्वेस्टर रेशियोज इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन रेशियोज की मदद से इन्वेस्टर्स किसी बिजनेस की शेयर प्राइस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है भी या नहीं। प्राइस रेशियो दो तरह के होते हैं, एक अर्निंग बेस्ड रेशियोज और दूसरा डिविडेंड बेस्ड रेशियोज। अर्निंग बेस्ड रेशियोज में आपने अर्निंग पर शेयर या ईपीएस का नाम तो सुना ही होगा। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी ईपीएस हमें यह बताता है कि बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स में हर एक शेयर पे कितना हिस्सा बनता है। नेट प्रॉफिट हमें बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट से मिलता है और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमें बिजनेस की बैलेंस शीट में इक्विटी के सेक्शन से या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर से मिल जाता है। एक्चुअली ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट से प्रिफर्ड डिविडेंड को माइनस किया जाता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस के प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स भी हैं तो पहले उन्हें डिविडेंड पे किया जाएगा और फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का हिस्सा निकाला जाएगा। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह हमें पूरी पिक्चर नहीं देता। अगर हम किसी भी बिजनेस की शेयर प्राइस लें और उसे अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करें तो हमें मिलता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में हम पीई रेशियो भी कह सकते हैं। किसी भी बिजनेस की शेयर प्राइस हमें इजीली स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल जाती है, यानी कि ये मार्केट ड्राइवन होती है और हर वक्त चेंज होती रहती है। पी रेशियो हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से इन्वेस्टर एक बिजनेस की ₹1 की अर्निंग्स के लिए कितना पे करने को तैयार है। अगर पी रेशियो बहुत हाई है तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है या इन्वेस्टर्स को इस बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं डिविडेंड बेस्ड रेशियोज की। डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस बिल्कुल अर्निंग पर शेयर की तरह कैलकुलेट होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट की बजाय डिविडेंड्स पेड को रखा जाता है। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला बनता है डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये रेशियो हमें बताता है कि एक बिजनेस ने अपने हर एक शेयर के अगेंस्ट टोटल कितना डिविडेंड पे किया। डिविडेंड्स असल में कैश डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वक्त के साथ साथ पे करती है। इसीलिए डिविडेंड पर शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड एक तरह की इनकम होती है। दोस्तों, अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो जो लास्ट रेशियो आज हमने कवर करना है उसका नाम है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे और टोटल डिविडेंड पेड टू ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में होता है वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है और डिनोमिनेटर में होता है कि उनको एक्चुअली कितना डिविडेंड पे किया गया। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने अवेलेबल प्रॉफिट से कितनी दफा डिविडेंड पे कर सकती है।
आसान अल्फाजों में, क्या कंपनी के डिविडेंड सिक्योर हैं? क्या फ्यूचर में कम होने का रिस्क है? मेरे प्यारे दोस्तों, डिविडेंड कवर शेयर होल्डर्स के लिए वही रोल प्ले करता है जो इंटरेस्ट कवर लैंडर्स के लिए प्ले करता है। ये मेजर करता है कि डिविडेंड कितने सिक्योर हैं। जैसे इंटरेस्ट कवर बताता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स कितनी सिक्योर हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, इंटरेस्ट पे करना हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। ये एक बिजनेस की लीगल ऑब्लिगेशन है, जबकि डिविडेंड डिस्क्रिशनरी होते हैं, यानी बिजनेस चाहे तो पे करे और चाहे तो डिविडेंड्स को कट भी कर सकती है। इसीलिए डिविडेंड कवर से ये समझ आता है कि डिविडेंड पॉलिसी सस्टेनेबल है या सिर्फ टेम्पररी शो ऑफ किया जा रहा है। दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट फाइनेंशियल रेशियोज, और आज हमने फाइनेंशियल रेशियोज की दुनिया के टोटल 24 रेशियोज को कवर किया। चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर करते हैं कि बिजनेस कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रहा है। लिक्विडिटी रेशियोज बताते हैं कि बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पे कर सकता है या नहीं। एफिशिएंसी रेशियोज दिखाते हैं कि बिजनेस कितनी स्पीड से इन्वेंट्री सेल करता है, पैसा कलेक्ट करता है और अपने बिल्स पे करता है। लेवरेज रेशियो या गियरिंग रेशियो बताते हैं कि बिजनेस ने कितना लोन उठाया है और वो उसका बर्डन बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। और फाइनली इन्वेस्टर रेशियोज, जो इन्वेस्टर यूज करते हैं ताकि बिजनेस की शेयर प्राइस को एनालाइज कर सकें और डिसीजन ले सकें कि इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है भी या नहीं। दोस्तों, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। इजाजत दें, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।